हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपकी बुक का दूसरा चैप्टर आज। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 2 होगा जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम। अब इस चैप्टर का मैंने जो भी है ना समरी, मतलब जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक सब के सब मैं यहाँ पे इस चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। और उम्मीद ये रहेगी दोस्तों मेरी, मतलब उम्मीद मैं ये करूंगा आपसे भी कि आप अच्छे से देखोगे इसको। और लास्ट में दोस्तों सब कुछ मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी चैप्टर के, मतलब दूसरे चैप्टर के एक भी क्वेश्चन मतलब आउट नहीं जाएगा इससे। मैंने बहुत डीपली बनाया है दोस्तों इसको, और आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए। और इसके अलावा ये मान लो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मान के चलो, लेकिन इंपॉर्टेंट तभी है जब आप ध्यान से देखोगे इसको और ध्यान से एक बार पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करेंगे, इसमें सब कुछ हम बताएंगे जो भी आपके चैप्टर में है। तो पहला यहाँ से दोस्तों ये उठता है सवाल कि कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है। तो मैं लिख रखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिजली से चलने वाला। क्या है दोस्तों? बिजली से चलने वाला। हम समझ सकते हैं जो चीज बिजली से चलती है ना, चलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है, कंप्यूटर ऐसे उपकरणों में से या कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा इनपुट यानी कि प्रविष्ट करते हैं और प्रोसेस संसाधित करते हैं और संग्रहित करते हैं और परिणाम को आउटपुट देते हैं। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर होते हैं ना भाई, वो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और साथ में उनको स्टोर करते हैं और फिर क्या देते हैं दोस्तों? परिणाम स्वरूप आउटपुट देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इनपुट लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? इनपुट लेंगे। और इनपुट के बाद में क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस के बाद में क्या होता है दोस्तों? स्टोर होता है एक तरीके से। स्टोर के बाद में क्या करेंगे दोस्तों? आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये काम करते हैं कौन? कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, सवाल आ सकता है कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर का हल्का सा, लेकिन यहाँ पे आपके दूसरे लेसन में भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का है, तो मैंने यहाँ पे भी दिया है दोस्तों इसको। सवाल आ सकता है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखो ये आएगा, ये प्रोग्राम या निर्देशों का एक सेट या समूह होता है। ठीक है, सवाल आएगा प्रोग्राम या निर्देशों का सेट क्या कहलाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रत्येक लाइन से बन सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरी लाइन, ये कंप्यूटर को निर्देशित करता है और उसे कैसे कार्य करना है, यानी कि हार्डवेयर को चलाना है, ये बताता है दोस्तों ये। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि उसे कैसे कार्य करना है, यानी कि हार्डवेयर को कैसे चलाना है। ये काम किसका होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर का होता है। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है और दोनों लाइनों से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। इन दोनों लाइनों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर यहां तक का? ओके। और यहां से जो पहली लाइन बताई थी मैंने, यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऐसी कौन सा उपकरण है जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और संग्रहित करते हैं और परिणाम स्वरूप आउटपुट देते हैं। उन उपकरणों को क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर यहां तक का? अब यहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे थोड़ी मैंने इंपॉर्टेंट करवा दी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि प्रोग्राम या निर्देशों का एक सेट या समूह होता है कौन? सॉफ्टवेयर। तो सवाल कैसे बनेगा? प्रोग्रामों या निर्देशों का सेट क्या कहलाता है? या फिर बन सकता है कंप्यूटर को निर्देशित करता है और उसे कैसे कार्य करना है, ये कौन बताता है दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर बताता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हार्डवेयर की भी। ओके, हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। तो हार्डवेयर क्या है दोस्तों? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा विनियमित मतलब मैनेज किया जाता है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह वे भौतिक उपकरण होते हैं। भौतिक मतलब क्या होता है? जिनको उठा सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें भौतिक बोलेंगे। ठीक है, ऐसे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? भौतिक उपकरण बोलेंगे। ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, वह उपकरण जो डेटा को प्रोसेस कर सूचना इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हार्डवेयर की बात करी जाए तो देखो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड आपने देखा होगा दोस्तों, माउस हो गया। ठीक है, आपका मॉनिटर हो गया, क्योंकि उनको आप छू भी सकते हो, उठा भी सकते हो। प्रिंटर हो गया। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो जैसे मान लो भाई आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम। ठीक है, ये चलाते हो। व्हाट्सएप आप चलाते हो दोस्तों, फेसबुक चलाते हो, MS वर्ड आपने चलाया होगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों? आपके सॉफ्टवेयर है, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम की बात आई तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरी एक इंस्टाग्राम ID है,
दौसा कंप्यूटर वाला। क्या है दोस्तों? दौसा कंप्यूटर वाला है। ठीक है, आप जाइए और जरूरी बात है आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, और ना फॉलो भी कर सकते हैं दौसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, और दौसा कंप्यूटर वाला के नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम भी आप देख सकते हैं, सेम नाम है दोनों का। ठीक है, और चैनल का नाम भी दौसा कंप्यूटर वाला है। इसको आप शेयर कर दो उन बच्चों के पास में जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया हूं आपके लिए। ओके, तो हार्डवेयर का दोस्तों आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों डेटा के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डेटा। क्या दोस्तों? ये डेटा मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है कि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। एक तरीके से सवाल आएगा, कच्चे डेटा, असंसाधित तथ्य और आंकड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? ठीक है, या फिर सवाल आ सकता है, डेटा, असंसाधित तथ्य जैसे पाठ यानी कि टेक्स्ट, संख्या या इमेज या ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों? डेटा कहा जाता है। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, आप अच्छे से रीड कर लीजिए आप एक बार। ठीक है, कच्चे डेटा, रो, असंसाधित तथ्य यानी कि अनप्रोसेस्ड, या फिर तथ्य और आंकड़े होते हैं जैसे कि पाठ हो गया, मतलब टेक्स्ट हो गया, कोई इमेज हो गया या फिर ध्वनि हो गया। इस सबको क्या बोलेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज हम? डेटा बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, आपकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, कोई संख्या हो गई, ठीक है, या कोई कच्चा डेटा, एक कच्चे डेटा हो गया एक तरीके से, असंसाधित तथ्य हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? डेटा कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पढ़ लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, वैसे एक एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है, तो आराम से आपको रीड करना है और साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसी क्लास का। ठीक है, जिससे आपको इन फ्यूचर मतलब एक तरीके से समझने में मदद मिले, या फिर एक नोटबुक ले लो साथ साथ में और लिखते जाओ एक एक चीज को। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले पे। अगला है दोस्तों इनपुट डिवाइस। अब आप बोलोगे पिछली क्लास जो पढ़ाई थी मैंने दी थी, इससे पिछली वाली, उसमें मैंने बताया था इनपुट, लेकिन वहां पे सिर्फ मैंने इनपुट डिवाइसेस बताया था आपको। यहाँ पे मैं उनके बारे में हल्का सा बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस से 1% जरूर मान लीजिए आप, 1% पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस से। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड की बात की जाती है। कीबोर्ड एक तरीके से इनपुट डिवाइस है दोस्तों। यह एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी, अब सवाल ये बन जाएगा यहां से कि ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिससे टेक्स्ट, नंबर और कमांड दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सी दोस्तों? कीबोर्ड है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कीबोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माउस की बात की जाए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, चुनने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हिलता हुआ यहाँ पे, ये दोस्तों मैं माउस से ही कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये माउस से कर रहा हूं मैं। तो माउस क्या करता है? कर्सर को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? कर्सर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक तरीके से ये मैं बात करूं आपको, क्या कहते हैं उसको, आमतौर पर या एक आम डिवाइस है एक तरीके से मान सकते हो। ठीक है, माउस भी। ओके, कीबोर्ड माउस हो गया। अब बात करते हैं टच पैड की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? टच पैड की बात करते हैं। आमतौर पर लैपटॉप में पाया जाने वाला एक समतल सतह सेंसर जो उपयोग करता है कि उंगली की गति से ट्रैक करके माउस के कर्सर को नियंत्रित करता है। कभी आपने लैपटॉप का यूज किया है दोस्तों? और लैपटॉप पे जो एक ऐसा दिखाई देता है आपको, जैसे मान लो यहाँ पे जाकर के ऐसा एक बॉक्स दिखाई देता है जहां पे आप उंगली रख करके आप कर्सर की तरह काम करते हो, मतलब माउस की तरह काम कर सकते हो, कर्सर को इधर उधर कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टच पैड बोलेंगे। सवाल आएगा टच पैड क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। ये मान लो, जिनसे हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके द्वारा कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब ट्रैक पॉइंट क्या होता है देखिएगा, लैपटॉप कीबोर्ड के बीच में एक छोटा सा जॉयस्टिक जैसा बटन आमतौर पर लाल रंग का होता है जिसका उपयोग कर्सर को स्थानांतरित करने में किया जाता है। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रैक पॉइंट बोलेंगे। ट्रैक पॉइंट पे क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है। ठीक है, अभी तक कितने इनपुट हो गए दोस्तों? कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, और यहाँ पे बात करें ट्रैक बॉल। ठीक है, मैं नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। जैसे पहला कौन सा था दोस्तों? कीबोर्ड था, दूसरा माउस हो गया, तीसरा यहाँ पे टच पैड हो गया, चौथा क्या हो गया? ट्रैक पॉइंट हो गया। अब पांचवे की बात की जाए दोस्तों, पांचवा है ट्रैक बॉल। क्या है दोस्तों? ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें एक स्थिर आधार पर एक गेंद होती है। उपयोगकर्ता कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए गेंद को अपनी उंगलियों पर या हथेली पर
से घुमाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रैक बॉल काम आता है। मतलब एक तरीके से एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें एक स्थिर आधार पर एक गेंद होती है, उपयोगकर्ता कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए उस गेंद का उपयोग करते हैं हथेली से या उंगली से, ठीक है। ऐसे एक तरीके से ये होती है जिसमें एक ऐसा एक गोला सा मिलता है जिसे हम बॉल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी क्या है दोस्तों, इनपुट है, और ये आती है दोस्तों छठे नंबर पर इस क्लास में। तो जॉयस्टिक क्या है, मुख्य रूप से गेमिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिससे एक ऊर्ध्वाधर छड़ी होती है और दूरी पर चलती है, ठीक है, जिसे हम गेम खेलने में यूज करते हैं दोस्तों। ग्राफिक टैबलेट्स, नाम पहली बार किसी किसी ने सुना है ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है दोस्तों, एक डिजाइन पैड, डिजिटल पैड होता है और स्टाइल्स कलम का उपयोग करके हाथ से लिखी जानकारी या चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आप इसके द्वारा हम कोई भी चित्र वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक टैबलेट होता है, ठीक है। ऐसा होता है, जैसे मैं आकार बता देता हूँ आपको, ऐसा होता है बस, और सिंपल उस पर आप ड्राइंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। चित्र वगैरह बनाओगे ना आप, उस चित्र कहाँ दिखेंगे, सीधे आपको कंप्यूटर में दिखेंगे। एक होता है दोस्तों स्कैनर, 8वें नंबर का। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस जो भौतिक दस्तावेज या छवियों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। सवाल आ सकता है कि डॉक्यूमेंट का, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कौन करता है? बताइए दोस्तों, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कौन करता है? तो यहाँ पे कौन करता है दोस्तों, स्कैनर करता है, ठीक है। स्कैनर आपने यूज किया होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है उसको आपने उसके ऊपर रखा होगा और वो कहाँ दिखा होगा, आपको मॉनिटर में दिखा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, एक तरीके से इनपुट का काम करता है और ये ऑनलाइन एक तरीके से काम आता है, ठीक है। ऑनलाइन आप दस्तावेजों को इसके ऊपर रखो, ये स्कैन करेगा। तो आपने भी कोई ना कोई चीज स्कैन की होगी तो वो ये काम करता है स्कैनर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं और इंपॉर्टेंट डिवाइस की तरफ जिसका नाम है मिडी डिवाइस। अब ये क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, एक तरीके से इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। और इसका नंबर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 9 नंबर पे आ रही है, मतलब अब तक 8 पढ़ा चुका हूं, 9वीं है ये क्या काम आता है दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्रों जैसे कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे संगीत डेटा इनपुट किया जा सकता है। तो मिडी डिवाइस क्या काम आता है दोस्तों, एक तरीके से अगर आप संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं तो उनको कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे संगीत डेटा इनपुट किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों एक आती है यहाँ पे 10वें नंबर की, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। खासकर इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, सवाल आएगा MICR का पूरा नाम क्या है। MICR का पूरा नाम क्या है, तो M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर करेक्टर और R फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे MICR का पूरा नाम देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल आ सकता है कि MICR का, ज्यादातर ये जो है ना डिवाइसेज इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, तो सवाल आएगा MICR का पूरा नाम क्या है, तो MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और ये तकनीक देखो, सवाल आएगा कि MICR का उपयोग कहाँ होता है। इसका जो उपयोग होता है ना भाई, इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, तो इसका उपयोग होता है एक तकनीक जो बैंक चेक पर मुद्रित विशेष चुंबकीय स्याही वाले टेक्स्ट को पढ़ती है। मतलब सीधी सी बात है, बैंकों में जो चेक होते हैं उनको रीड करने में काम आती है। मतलब MICR कहाँ काम आता है दोस्तों, बैंकों में काम आता है, ठीक है, चेक पढ़ने के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। MICR का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, MICR काम कहाँ आती है वो एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। अब ये क्या काम आता है, इसमें लिखा आएगा OMAR का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों कि जो आपकी एग्जाम लगेगी ना RSCIT वाली, ये ज्यादातर जो ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम लगती है ज्यादातर, वो किस पे होती है दोस्तों, OMAR पे होती है। किस पे होती है दोस्तों, OMAR पे होती है। 4 ऐसे खाली स्थान होते हैं तो OMAR सीट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनको जो रीड करने के लिए, मतलब OMAR सीट को जो रीड करता है ना, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर जो सर्वेक्षणों, बहुविकल्पीय परीक्षाओं जैसे OMAR सीट से में भरे गए निशानों या चिन्हों की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। भाई आपने OMAR सीट में क्या भरा है क्या नहीं भरा, वो कौन पता लगाएगा दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर पता लगाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या होता है भाई? ये सवाल आएगा ओसीआर का पूरा नाम क्या है? किसका दोस्तों? ओसीआर का पूरा नाम क्या है? तो ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे ओसीआर का पूरा नाम पूछे तो ऑप्टिकल, ओ फॉर ऑप्टिकल, सी फॉर कैरेक्टर और आर फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओसीआर का पूरा नाम। अब काम क्या आता है भाई? काम देख लीजिए एक बार इसका। काम मतलब उपयोग, जो भी आप बोलो। तो ये तकनीक मुद्रित या हस्तलिखित टेक्स्ट की छवियों को मशीन पठनीय टेक्स्ट डेटा में परिवर्तित करती है, ठीक है। मतलब आप जो लिखते हैं ना, हस्तलिखित जो टेक्स्ट होते हैं या की छवियों को, मतलब टेक्स्ट को मशीन पढ़ सके ऐसे डेटा में ये परिवर्तित करती है, ठीक है। क्लियर है तक का? एक आता है दोस्तों बारकोड रीडर। ये भी आपका क्या है दोस्तों, मैं नंबर लिखना भूल गया यहाँ पे। ये 10 नंबर हो गया था, ये 11 नंबर हो गया दोस्तों, ये 12 नंबर की हो गई। अब बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर क्या है दोस्तों? यहाँ पे बारकोड रीडर है। और ये क्या काम आता है? बार कोड रीडर। इसको बोलेंगे बीसीआर का पूरा नाम क्या है भाई? सवाल आएगा बीसीआर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बीसीआर का पूरा नाम है बार कोड रीडर। क्या है दोस्तों? बार कोड रीडर है। किसका नाम है दोस्तों? बीसीआर का नाम है, ठीक है। और ये क्या काम आता है दोस्तों? एक ऑप्टिकल स्कैनर जो बार कोड में निहित डेटा या जानकारी को पढ़ता है और डिकोड करता है। पता लग गया दोस्तों बीसीआर का पूरा नाम क्या है? बार कोड रीडर है। ये ऑप्टिकल स्कैनर जो बार कोड में निहित डेटा या जानकारी को पढ़ता है और डिकोड करता है, ठीक है, बीसीआर कहलाता है। क्लियर है तक का? उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर की तरफ। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस क्या होती है दोस्तों? यह एक ऐसी तकनीक या सॉफ्टवेयर है जो बोली गई भाषा यानी कि स्पोकन लैंग्वेज को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है या कंप्यूटर कमांड के रूप में समझता है। यह डिवाइस उपयोग करता है कि आवाज को डिजिटल डेटा में बदल देता है। उदाहरण जैसे वॉइस असिस्टेंट हो गया, जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा हो गई, आप बोलते हो ना एलेक्सा ये कीजिए, तो वो करता है, ठीक है। डिटेक्शन यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी टूल्स जैसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम आती है, ठीक है। तो इसे बोल देंगे स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। क्लियर है तक का? तो एक काम करती है, जैसे कि मान लो आप जो भी बोलते हैं उसको एक तरीके से डिजिटल डेटा में बदल देती है। तो 14 हो गए। अब चलते हैं दोस्तों अगले 15 नंबर की तरफ। तो वेबकैम क्या होता है दोस्तों? ये भी इनपुट डिवाइस होता है एक तरीके से। क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है। अभी तक हम इनपुट ही पढ़ते आ रहे हैं जब से। तो ये क्या काम करता है? यह एक वीडियो कैमरा है जो वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में छवियों या इमेज या वीडियो को कैप्चर करके सीधे कंप्यूटर पर स्ट्रीम करता है, ठीक है। उपयोग क्या होता है? मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस में होता है, ऑनलाइन मीटिंग्स में होता है, लाइव स्ट्रीम में, वीडियो चैटिंग के लिए उपयोग होता है। और मैं बता दूं आपको, जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं आप, आधार कार्ड बनवाने गए होंगे कभी आप, तो वहां भी एक कैसे जैसे सामने बैठते हैं ना आप चेयर पे, तो वहां पे भी एक ऐसा कैमरा लगा हुआ होता है ना, उसे हम वेब कैम ही बोलते हैं। क्लियर है तक का? उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो किस किस को भाई ये 15 समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक लाइक बनता है, और अभी तक अपने दोस्तों के पास अगर आपने क्लास शेयर नहीं करी तो अभी कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए सभी के पास शेयर, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताना ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, मतलब चैप्टर वाइज समरी का, वो आपको कैसा लग रहा है, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस की। किसकी दोस्तों? आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण है जिनके माध्यम से कंप्यूटर संसाधित यानी कि प्रोसेस जानकारी या परिणाम उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक है भाई। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो जानकारी देता है वो देता है इनपुट के माध्यम से, ठीक है। लेकिन जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जो कंप्यूटर है वो हमको जानकारी देता है आउटपुट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है, पहला आउटपुट हमारा मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या कहलाता है दोस्तों? पहला आउटपुट है हमारा, नंबर डाले नहीं, दूसरा हमारा प्रिंटर ले लेंगे। पहला दोस्तों मॉनिटर है, और यह एक तरीके से बात करें, यह कंप्यूटर का प्राथमिक विजुअल डिस्प्ले। देखो यहाँ पे वीडियो आता है, एक तरीके से वीडियो बोल सकते हैं इसको, मतलब मॉनिटर को हम वीडियो भी बोल सकते हैं। और वीडियो का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सवाल आ सकता है वीडियो किसे कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। और वीडियो का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। ये सीपीयू द्वारा संसाधित डेटा को स्क्रीन पर दिखाता है, मतलब सीपीयू जो भेजता है डाटा उसको ये दिखाता है। और यहाँ पे आ रही दोस्तों सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाला आउटपुट केवल डिजिटल रूप में होता है और उसे छुआ नहीं जा सकता है, इसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। मतलब जो आपका मॉनिटर होता है ना भाई, वो जो डाटा दिखाता है आपको, वो सिर्फ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको छू नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन एक होता है दोस्तों प्रिंटर।
प्रिंटर पे जो प्रिंटिंग करता है पेज, वो आप एक हाथ में ले लेते हो उस पेज को, तो वो होती है दोस्तों हार्ड कॉपी। ठीक है, सवाल आएगा सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर, सॉरी सॉफ्ट कॉपी इनपुट आउटपुट कौन सा होता है, मॉनिटर होता है, और हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सा होता है दोस्तों, प्रिंटर होता है। क्लियर है तक का? क्योंकि मॉनिटर की जो कॉपी होती है उसको आप पढ़ ही सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। मॉनिटर से मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप एक बार इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, सिर्फ देखने से पार नहीं पड़ेगी, आपको डाटा को पढ़ना भी पड़ेगा जो मैंने लिखा है सामने। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये कह सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो तभी कह पाऊंगा मैं जब आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, वरना फिर आप ये सोचोगे तो बाहर से प्रश्न आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, और साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर करना भी जरूरी है जिन सभी की एग्जाम है, तो अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक। ठीक है, और कुछ कमेंट आते हैं तो उन जो बच्चे बता रहे हैं कि हमको कौन कौन से चैप्टर चाहिए, जैसे एक मेरे को 8, 9, 10, 11, 12 के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं सब चैप्टर डालूंगा एक एक। ठीक है, जल्दी डालूंगा, लेकिन तभी डाल पाऊंगा जब आप इस क्लास को शेयर करोगे। ठीक है, और बच्चों की डिमांड होगी। ठीक है, तो डिमांड आपको किस चैप्टर की है कमेंट बॉक्स में बताना कि किस चैप्टर को लेके आऊँ अगली क्लास में। अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। ये आउटपुट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है एक तरीके से। यह एक परिधीय उपकरण है, मतलब पेरिफेरल डिवाइस है, जो कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल दस्तावेज या छवियों को भौतिक प्रतिलिपि यानी कि फिजिकल कॉपी बनाता है। मतलब जो आप मॉनिटर में देखते हैं ना सॉफ्ट कॉपी, उसको ये हार्ड कॉपी में ले जाता है। सीधी सी बात है। आपने जैसे मान लो, सीधी सी बात ये समझो, जैसे मान लो आपका रिजल्ट आ गया, आप पहले देखते हो कि भाई हाँ मैं पास हो गया, ये सॉफ्ट कॉपी आपने देखी, और फिर तुरंत क्या निकाल लेते हो आप, इसको हार्ड कॉपी में निकाल लेते हो। तो सीधी सी बात है कि ये क्या करता है, जो छवियां आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, उनको ये फिजिकल में बना देता है, एक तरीके से निकाल लेता है। और ये हार्ड कॉपी होता है दोस्तों। हार्ड कॉपी क्यों होता है? क्योंकि प्रिंटर द्वारा कागज पर मुद्रित आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। जैसे मान लो आपको एक एडमिट कार्ड निकालना है, आप निकाल लेते हो प्रिंटर के द्वारा, जो पेज होता है ना उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। कौन सी कॉपी बोलते हैं दोस्तों? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हम छू भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं? जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना उठा सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। आप बोलोगे मैं तो उठा लेता हूं, तो भाई आप मॉनिटर उठा रहे हो, ना कि सॉफ्ट कॉपी को। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं कि इसकी गुणवत्ता की माप कौन करता है। तो प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को आमतौर पर डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। सवाल आएगा प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है दोस्तों? डीपीआई में मापा जाता है। किसमें दोस्तों? डीपीआई में मापा जाता है। अब बोला जाएगा कि डीपीआई को मतलब पूरा नाम क्या है भाई? डीपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो डीपीआई का पूरा नाम है डॉट पर इंच। क्या है दोस्तों? डॉट्स पर इंच है। ठीक है, जितना अधिक डीपीआई होगा प्रिंट उतना ही स्पष्ट और विस्तृत डिटेल में होगा। ठीक है, मतलब जितना अच्छा डीपीआई होगा उतना ही अच्छा स्पष्ट और विस्तृत डिटेल में प्रिंटिंग होगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको जितना डीपीआई अच्छा होगा। ठीक है, तो सवाल यहां से बन सकता है डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट्स पर इंच। डीपीआई का पूरा नाम क्या है भाई? डॉट्स पर इंच है। ध्यान रखना इस चीज का। और इसको किस में मापा जाता है? डीपीआई में। ठीक है, सवाल आ सकता है डीपीआई का उपयोग क्या होता है दोस्तों? डीपीआई का उपयोग होता है प्रिंटर की गुणवत्ता मापने में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्रिंटर के प्रकारों की। भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है, उनके काम करने के तरीके के आधारित पर। ठीक है, मतलब दो श्रेणी होती है प्रिंटरों की। पहली जिसमें बात करेंगे आज हम, सबसे पहले बात करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इंपैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो देखो, ये प्रिंटर कागज पर भौतिक रूप से बल लगाकर प्रिंट करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक टाइपराइटर काम करता है। आमतौर पर शोर करते हैं। ठीक है, मतलब इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं दोस्तों? क्या खास बात है कि भौतिक रूप से बल लगाकर प्रिंट करते हैं, जोर लगा के प्रिंटिंग करते हैं, और उसी तरह जैसे एक टाइपराइटर मतलब आवाज करता है ना, कट 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 ऐसे, ये आमतौर पर क्या करते हैं दोस्तों? शोर करते हैं। ठीक है, और इनको भी हम बांट सकते हैं, मतलब इनके भी कई प्रकार है दोस्तों। देखो क्या क्या प्रकार है इनका। पहला प्रकार है किसका? इंपैक्ट प्रिंटर का पहला प्रकार क्या है दोस्तों? करेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर पहला प्रकार है इसका।
अब करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, ये एक बार में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करते हैं। करेक्टर प्रिंटर क्या करते हैं दोस्तों, ये किसका प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर का ही है। किसका है दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, एक बार में केवल एक ही अक्षर को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। उदाहरण जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, जिसमें पिन कागज में टकराकर अक्षर बनते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें दोस्तों, इसी का दूसरा प्रकार क्या हो गया, इंपैक्ट प्रिंटर का दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों, लाइन प्रिंटर है। कौन सा है दोस्तों, लाइन प्रिंटर है। यह एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। सवाल आएगा, एक बार में एक अक्षर प्रिंट कौन करता है, करेक्टर प्रिंटर करता है, लेकिन एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट कौन करता है दोस्तों, लाइन प्रिंटर करता है। ये कौन करता है दोस्तों, एक अक्षर प्रिंट करता है करेक्टर, ठीक है, एक अक्षर, ठीक है। लेकिन बात करें लाइन प्रिंटर की, ये पूरी लाइन को प्रिंट करता है। समझ में आ गया आपको दोनों के मामले में। और दोनों किसके प्रकार हैं भाई, इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। किसके दोस्तों, इंपैक्ट के। दो प्रकार है इसके, मतलब दो भागों में बांटा गया इंपैक्ट को, दो भागों में। एक हो गया दोस्तों करेक्टर प्रिंटर, दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर। अब तीसरे की बात करें यहाँ पे, तो अब तीसरा नहीं, सॉरी, जो मैंने बताया था ना, प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा प्रिंटर का प्रकार कौन सा हो गया भाई, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो गया। कौन सा हो गया भाई, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो गया। इसको भी दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, ये प्रिंटर कागज पर बिना किसी भौतिक संपर्क या प्रहार के प्रिंट करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में तेज और शांत होते हैं, मतलब इनसे आवाज नहीं आती है, ये दूर से काम कर देते हैं, जबकि वो तो पूरा जोर लगाते हैं एक तरीके से, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर, मतलब यहाँ पे नॉन प्रिंटर का एक प्रकार है इंकजेट, दूसरा है लेजर, और तीसरा है दोस्तों थर्मल। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, ये कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव यानी कि स्प्रे करके छवि बनाते हैं, और ये रंगीन प्रिंटिंग के लिए लोकप्रिय है, ठीक है। सवाल आएगा, रंगीन प्रिंटिंग के लिए लोकप्रिय कौन सा प्रिंटर है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। और छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके छवि कौन से बनाते हैं भाई, इंकजेट ही बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों लेजर की। ये लेजर प्रिंटर की बात करते हैं, तो ये लेजर तकनीक यानी कि टोनर पाउडर, सूखी स्याही और गर्मी का उपयोग करके प्रिंट करते हैं। ये बहुत तेज होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट दस्तावेजों के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, ठीक है। सवाल आएगा, लेजर तकनीक, टोनर पाउडर और गर्मी का उपयोग करके कौन से प्रिंटर प्रिंट करते हैं, तो लेजर प्रिंटर करते हैं भाई। कौन से करते हैं, लेजर प्रिंटर। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो लाइन लिख रखी है ना मैंने, सारी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से एक एक लाइन को रीड करना, ठीक है, मजा भी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रिंटर की। ये विशेष हीट सेंसिटिव, गर्मी के प्रति संवेदनशील और कागज का उपयोग करते हुए हीट एलिमेंट्स की मदद से प्रिंट करते हैं। समझ में आ गया, ये विशेष हीट सेंसिटिव, गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, कागज का उपयोग करते हुए हीट एलिमेंट्स प्रिंटिंग करते हैं। उपयोग आमतौर पर बिल रसीदें, आमतौर पर बिल रसीदें, एटीएम की पर्चियां, बारकोड प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, जो एटीएम में आप जाते हो, जहां पैसे निकलवाते हो, और वहां पे एक पर्ची निकलती है ना, वो पर्ची किससे, कौन निकालता है दोस्तों, थर्मल प्रिंटर निकालता है। कौन सा दोस्तों, थर्मल प्रिंटर निकालता है, ठीक है। सवाल आएगा, एटीएम मशीनों में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, एटीएम मशीनों में कौन सा प्रिंटर यूज होता है भाई, थर्मल प्रिंटर यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं थर्मल प्रिंटर के बारे में आपने जान लिया होगा, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और लाइक तो आप कर ही दीजिए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों प्लॉटर की ओर। तो यहां से मतलब एक तरीके से प्रिंटर की कहानी खत्म हो गई। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया था, पहला इंपैक्ट, दूसरा नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में दो आ गए थे, पहला करेक्टर और दूसरा लाइन। नॉन इंपैक्ट में बात करें तो इंकजेट आ गया था, लेजर आ गया था और थर्मल आ गया था। तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्रिंटर से मान लेना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। किसी प्रकार से जरूरी नहीं कि आउटपुट के बारे में पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि एटीएम की रसीद कौन सा प्रिंटर निकालता है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों प्लॉटर की। किसकी आती है दोस्तों, प्लॉटर की आती है। नंबर डाल देता हूं मैं यहाँ पे, एक तरीके से, एक मिनट। आपका जो प्रिंटर था कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे था, ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर है दोस्तों आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, या आमतौर पर बड़े कागज पर, जैसे इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट और
आर्किटेक्चर्स डिजाइन्स यहाँ पे बनाई जाती है। जैसे कोई बैनर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बड़े बड़े जो बैनर होते हैं ना, वो कौन छापता है दोस्तों, प्लॉटरी छापता है, ठीक है, बड़े बड़े बैनर वगैरह। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों स्पीकर, एक आउटपुट डिवाइस जो विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है और जिसे मनुष्य सुन सकता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्पीकर कहते हैं, ठीक है। सवाल आएगा, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जो विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। एक आता है दोस्तों पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। क्या आता है दोस्तों, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आता है, ठीक है। तो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर या वीडियो स्रोत से छवि इमेज को बड़ी सतह जैसे स्क्रीन पर दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, एक छवि को बड़ी सतह पर जैसे दीवार पे दिखा देगा भाई, आपको दीवार पे दिखा देगा, ये दीवार पे देखो ये छवि है, ठीक है। तो वो जो दिखाता है ना, वो डिवाइस क्या कहलाता है दोस्तों, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब बात ऐसे आती है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि ऐसी डिवाइस भी होती है जो इनपुट आउटपुट दोनों होती है, इनपुट भी होती है वो, ठीक है, और साथ में वो क्या होती है दोस्तों, आउटपुट भी होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी होती है और साथ में दोस्तों आउटपुट भी होती है। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखो ऑप्शन तो क्या पहले समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। कंप्यूटर हार्डवेयर के वे घटक जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच इंटरफेस प्रदान करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पहली आती है फैक्स मशीन, दूसरा आता है दोस्तों मॉडेम। अब यहाँ फैक्स मशीन की बात किया तो एक ऐसा उपकरण जो टेलीफोन लाइन पर दस्तावेजों की प्रतियां भेजता है और प्राप्त करता है, मतलब दोनों काम कर रहा है फैक्स मशीन, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस जो दोनों काम करता है, भेजने का भी और प्राप्त करने का भी, ये अक्सर इनपुट आउटपुट दोनों होती है, ठीक है। सवाल आएगा, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा मान लो कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर, तीसरा माउस और चौथा फैक्स मशीन। तो क्या सही जवाब होगा भाई, फैक्स मशीन होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे की तरफ। यहाँ पे एक तरीके से दूसरा ही था ना, हाँ इसका दूसरा ही है, यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना उसका दूसरा ही है। यहाँ पे एक पूरा टॉपिक है, मैंने हेडिंग थोड़ा सा इसको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, पूरा टॉपिक है। यहाँ पे आता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है दोस्तों, एक ऐसा डिवाइस जो एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में परिवर्तित करता है, जिससे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों या केबल नेटवर्क जैसे माध्यमों पर संचार करने में मदद मिलती है। ये आउटपुट इनपुट दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मॉडेम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और किस किस को यहां तक समझ में आ गया भाई आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में, किस किस ने अच्छे से पढ़ लिया एक तरीके से आउटपुट इनपुट डिवाइस को। और ध्यान रखना, एक अगर ये ढंग से पढ़ लिया आपने तो 1% पक्का है इस टॉपिक से, ठीक है। मतलब आउटपुट इनपुट डिवाइस का जो सारांश है ना, उससे पक्का है दोस्तों, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका एक बार। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी का है। किसका है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का। ये वाला टॉपिक हमारा जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूं मैं आपको हल्की सी। कंप्यूटर में मेमोरी एक आवश्यक घटक है जो डेटा और सूचना को संग्रहित यानी कि स्टोर करता है, ताकि प्रोसेसर यानी कि सीपीयू आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक्सेस कर सके। और कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब एक्सेस कर सके, कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। दो मतलब भागों में बांटा गया है, पहला प्राथमिक एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यहां कंप्यूटर मेमोरी के दो के प्रकारों का विवरण दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पे बात करें दोस्तों एक कैश मेमोरी की, ठीक है। यहाँ पे कैश मेमोरी की बात कर लेते हैं पहले एक बार। वैसे तीन भागों में बांट दिया जाता है एक तरीके से, हम कैश प्राइमरी है ना, सेकेंडरी बोल देंगे उसको, और एक हम बोल देंगे कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी एक इंपॉर्टेंट मेमोरी है और सबसे तेज मेमोरी, ध्यान रखना। कैश मेमोरी एक बहुत तेज अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू के पास स्थित होती है। यह अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करती है, जिससे प्रोसेसर उसे मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक तेजी से एक्सेस कर पाता है, जिसे
का प्रदर्शन बेहतर होता है और कैश मेमोरी आमतौर पर L1, L2 और L3 स्तरों पर विभाजित होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप जो सीपीयू है ना वो डाटा किससे लेता है, रैम से लेता है। तो रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है ये। जैसे मान लो सीपीयू आपका ये बैठा, रैम आपकी ये बैठी। अब जो सीपीयू से रैम डाटा लेता है ना उसकी प्रोसेसिंग को ये तेज कर देती है कैश मेमोरी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य में काम करती है। ठीक है, जो एक्सेस को, डाटा एक्सेस को तेज कर देती है, जिससे आपका टाइम और भी कम लगता है और सीपीयू समय बचाता है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, ओके, ये अस्थायी होती है। दूसरी बात करें दोस्तों प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसे मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है या भंडारण कहा जाता है। यह वह मेमोरी है जिससे कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधे डेटा और निर्देशों को एक्सेस करता है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर अस्थिर होती है और बिजली जाने पर डेटा खो जाता है इसका, रोम को छोड़ करके। ठीक है, रोम का नहीं जाता भाई। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है दोस्तों जो मतलब अस्थायी तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगा इस चीज को, तो लेकिन ये है कि भाई प्राथमिक भंडारण भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अब इसमें पहला आता है दोस्तों रैम मेमोरी का ऑप्शन। तो यहां से इंपॉर्टेंट और बनता है, सवाल आएगा रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम एक अस्थिर मेमोरी, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद में यह उस डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो डेटा कहां संग्रहित हो रहा है, रैम में हो रहा है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है, जैसे बिजली जाती है तुरंत मिटा देती डाटा को। ठीक है, तो रैम में अस्थायी डाटा होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझाई, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों रोम की ओर। देखो रैम समझ में आ गई ना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना इस चीज को। ठीक है, अब रोम की बात करते हैं। रोम क्या है दोस्तों, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। क्या है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये नॉन वोलेटाइल है ना, बड़े काम की है, ध्यान रखना इस चीज का। सवाल आएगा इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को, है ना। तो नॉन वोलेटाइल मतलब रोम की बात की जा रही है और ये स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डेटा और निर्देश स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, मतलब परमानेंट स्टोर होते हैं डेटा और निर्देश। ठीक है, जिन्हें आमतौर पर केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लिखा या संशोधित नहीं किया जा सकता, मतलब सिर्फ पढ़ सकते हैं हम, एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका उपयोग कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया मतलब बायोस के लिए किया जाता है। अब बायोस का पूरा नाम क्या होता है भाई, बेसिक, BASIC, बेसिक इनपुट आउटपुट, है ना, सिस्टम, SYSTEM। तो यहां पे बात करें दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब BIOS की बात की जा रही है। किसकी दोस्तों, BIOS की बात की जा रही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात की जा रही है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के तो क्या, अगले टॉपिक पर जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने बता दिया आपको, रैम और रोम के बारे में बताया मैंने कुछ आपको। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में एक ही सेकेंडरी मेमोरी जिसे द्वितीयक भंडारण भी कहा जाता है, डेटा और सूचना को लंबे समय तक स्थायी रूप से संग्रहित करने में मदद करती है और ये गैर स्थिर मतलब नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका अर्थ होता है कि बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। ये डिवाइस सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किए जाते बल्कि प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो सीपीयू से सीधा एक्सेस इनको नहीं मिलता है, प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से इनका एक्सेस मिलता है इनको। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पे पहला, जिसमें आपकी एक तरीके से मैं बात करूं, पहली सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात की जाए तो इसका HDD होता है। HDD का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव की बात की जा रही है। ये एक प्रकार का निश्चित फिक्स स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोर करने में किया जाता है। सवाल आएगा बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इसमें डेटा को स्थायी रूप से चुंबकीय प्लेटों पर संग्रहित किया जाता है। इसमें डेटा को स्थायी रूप से चुंबकीय प्लेटों पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा नंबर ऑप्टिकल डिस्क का। किसका दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क का आता है। ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है जो लेजर तकनीक का उपयोग करके डेटा को पढ़ते हैं और लिखते हैं। ठीक है, इसमें शामिल है कॉम्पैक्ट डिस्क
डीवीडी, वर्सेटाइल और ब्लू रे डिस्क, तीनों यहाँ पे क्या है दोस्तों शामिल है इसमें। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। यहाँ पे बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क, अब देखो सीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सवाल आएगा सीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, डेटा स्टोर करने की क्षमता इसमें कम होती है, किसमें, सीडी में। और डीवीडी क्या है दोस्तों, सीडी की तुलना में अधिक डेटा स्टोर कर सकती है। ओके, ब्लू रे डिस्क क्या है, डीवीडी से भी अधिक हाई डेफिनेशन वीडियो और डेटा स्टोर करने की क्षमता रखती है। ठीक है, सवाल आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क में और डीवीडी में और ब्लू रे डिस्क में सबसे अधिक क्षमता किसमें है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव बोले या फ्लैश ड्राइव बोले यहाँ पे। ठीक है, ये एक पोर्टेबल ईईपीरोम आधारित फ्लैश मेमोरी है जो यूएसबी कनेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ती है। मतलब ऐसा एक डिवाइस रहता है इतना सा। ठीक है, ऐसा एक डिवाइस होता है, मैं बना देता हूं यहाँ पे और अच्छी तरह। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये डिवाइस है एक तरीके से, और ये डिवाइस क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। आपने देखा होगा पेन ड्राइव तो आपने अच्छे से। ये डेटा को बिजली के संकेतों का उपयोग करके बार बार मिटाने और लिखने की अनुमति देती है। यह डेटा को बिजली के संकेतों का उपयोग करके बार बार मिटाने और लिखने की अनुमति देती है। कौन देती है दोस्तों, पेन ड्राइव। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड की। बोर थोड़ी हो गए आप इससे। यह एक फ्लैश मेमोरी कार्ड प्रारूप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पोर्टेबल उपकरणों जैसे कैमरा, स्मार्टफोन और भंडारण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक तरीके से एग्जाम में आ जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना एसडी कार्ड। क्या दोस्तों, एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या है दोस्तों, एसडी कार्ड नाम सुना होगा आपने, एसडी कार्ड कभी कभी। तो एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सिक्योर डिजिटल कार्ड है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज की क्लास की। मैंने सब कुछ पढ़ाया आपको, एक एक चीज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, डेटा के बारे में, खासकर मैंने इनपुट आउटपुट के बारे में डेफिनेशन दी अच्छी अच्छी मैंने। तो इनको सबको एक तरीके से पढ़ लेना भाई। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें से आया हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दो, वरना मेरी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि पूरे पर्सन आप एक एक क्वेश्चन एकदम ठीक करो आप। ठीक है, तो आप मेरी मेहनत तो खराब नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि आप पूरा अच्छी तरह पढ़ो दोस्तों, और एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें से ये आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत से मैंने बनाई ये चीज, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। ठीक है, आप एक बार देख लेना अच्छे से इनको। अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से हम। सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, एसडी कार्ड हो गया। पहला क्वेश्चन सामने है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, तो डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करता है, बताइए दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स, इंपैक्ट, इंकजेट या 3D प्रिंटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे डेजी व्हील जो होता है ना, डेजी व्हील, मैं यहाँ पे एक चीज हल्की सी मिस कर दी मैंने। इंपैक्ट प्रिंटिंग के अंदर देखिएगा, पढ़ चलते हैं वापिस से इंपैक्ट की और एक बार। प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंटिंग, देखो कई बार ऐसे पता लग जाता है क्या चीज छोड़ दी हमने। यहाँ पे दो पढ़ रहे थे ना इंपैक्ट प्रिंटर, वहां पे हम जो करेक्टर प्रिंटर पढ़ रहे थे, जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी में दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाएगा, इसी का उदाहरण है करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है दोस्तों एक डेजी व्हील। कौन सा है दोस्तों, डेजी व्हील भी इसका ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो डेजी व्हील क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो इंपैक्ट प्रिंट है ना, उसी का एक तरीके से एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों उस सवाल की ओर वापिस से। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करता है, तो वो करता है दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटिंग की। किसकी दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटिंग की यहाँ पे सवाल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा प्रकार है जिसे अपनी सामग्री बनाए रखने के लिए लगातार विद्युत रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा प्रकार है जिसे अपनी सामग्री बनाए रखने के लिए लगातार विद्युत रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। एस रैम, डी रैम, प्रोम या फ्लैश मेमोरी। दोस्तों इसके लिए काम आएगा डी रैम। क्या आएगा दोस्तों, डी रैम। डी रैम को हम क्या कर सकते हैं, इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है दोस्तों, डायनेमिक रैम होता है। तो डायनेमिक रैम क्या होती है दोस्तों, जिसे हम कंप्यूटर के द्वारा बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3,
सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करके मुख्य मेमोरी तक पहुंच को तेज करने के लिए किस मध्यवर्ती मेमोरी का उपयोग किया जाता है? सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग होने वाले डेटा को निर्देशों को संग्रहित करके मुख्य मेमोरी रैम तक पहुंच को तेज करने के लिए, मैंने बताया था ना आपको भाई, आपके पास सीपीयू है और एक साइड आपके पास में रैम है, तो रैम और सीपीयू के बीच का काम कौन करता है दोस्तों? कैश मेमोरी करता है। कौन करता है दोस्तों? कैश मेमोरी करती है, जिससे एक्सेस तेज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैश, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन हल्का सा समझने में कठिनाई हो जाती है लेकिन अच्छी तरह समझना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अभी परीक्षा यानी कि उत्तर पुस्तिकाओं या सर्वेक्षण फॉर्मों या पेंसिल या पेन द्वारा बनाए गए विशिष्ट चिन्हों यानी कि मार्क्स को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? MICR का, OCR का, OMR का या फिर बारकोड रीडर का? बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उसके लिए किया जाता है OMR का। किसका दोस्तों? OMR का। OMR सीट ऐसे आती है, इसको हम जैसे हम पढ़ते हैं तो जो पढ़ता है डिवाइस उसे हम बोलते हैं OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की, चौथे नहीं 5वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, जल्दी से पढ़िएगा इसको। निम्न में से कौन सी मेमोरी अपनी बिजली आपूर्ति बंद हो जाने पर संग्रहित डेटा खो देती है? बताया दोस्तों हमने इस चीज को भी आपको भी। रोम होती है, रैम होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, CD रोम होती है। कौन सी मेमोरी होती है जो बिजली जाने पर डेटा खो देती है? तो दोस्तों वो होती है रैम। कौन सी होती है दोस्तों? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये होती है दोस्तों अस्थायी मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी प्रश्न है वैसे। कौन सा प्रिंटर कागज पर छवि बनाने के लिए सूखे स्याही पाउडर, जिसे टोनर पाउडर कहा जाता है, और फ्यूल असेंबली का उपयोग करता है? बताया था दोस्तों मैंने अभी, अगर आपने प्रिंटर और जो मैंने पढ़ाया था आपको आउटपुट, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको। अगर ध्यान से देखियो क्लास आपने तो याद होगा। कौन सा प्रिंटर कागज पर छवि बनाने के लिए सूखे स्याही के पाउडर, जिसे टोनर कहा जाता है, और फ्यूजर असेंबली का उपयोग करता है? इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या थर्मल प्रिंटर है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा लेजर प्रिंटर। कौन सा होगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर होगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे क्वेश्चन जाते जाते पूछ जाता हूं जो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछूंगा HW है आपके लिए। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देंगे। इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? पहला आ गया दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वेबकैम, सी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों फैक्स मशीन, और डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों रोम। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि अब ये तो बोलोगे नहीं कि ये क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं हमको, मैं जस्ट पढ़ा के आया हूँ दोस्तों। इसी क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, क्लास आपको कैसी लगी? दूसरा जो चैप्टर था हमारा कंप्यूटर सिस्टम की, उसका समरी आपको कैसा लगा? मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास में इस क्लास को जरूर शेयर करना। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि मैं सारे चैप्टर जल्दी से लाऊंगा आपको, लेकिन तभी लाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सर हमको ये मेथड समझ में आ गया, और आप ऐसे ही जो है चैप्टर समरी वाइज लेके आइए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बेस्ट रहेगा, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सब कुछ जो भी आपके मन में चल रहा है। ठीक है, और हाँ, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो। ठीक है, और आपको ये चाहते हो कि रोज हमको अपडेट मिल जाए क्लास का, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, ये जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और आपकी फिर भी कोई समस्या है तो मेरा इंस्टा आईडी है दोस्तों दोसा कंप्यूटर वाला। ठीक है,
जो मैंने यहाँ देखो डाल रखी है इस जगह पे, दोसा कंप्यूटर वाला, आप जाइए और यहाँ पे जा करके मतलब फॉलो कीजिए और पूछिए अपने सवालों को, ठीक है। और साथ में आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।